भोपाल के सबसे बड़े और आलीशान सिग्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रात का वक्त था। चारों तरफ चमचमाती लाइट्स लगी थी, लाउड म्यूजिक बज रहा था और शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स और रईस लोग एक शानदार सक्सेस पार्टी मना रहे थे। लेकिन अचानक हॉस्पिटल के चमचमाते गलियारे में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। चटाक! पल भर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वेटर के हाथ से कांच के गिलास गिरकर टूट गए। डॉक्टर के सफेद कोट में सजी बेहद खूबसूरत डॉक्टर नैना गुस्से से हाँफ रही थी। उसके सामने एक साधारण सा युवक खड़ा था, जिसके गाल पर उसकी उंगलियों के लाल निशान छप गए थे। युवक के हाथ से स्टील का टिफिन बॉक्स छूटकर फर्श पर गिर चुका था और उसकी बनाई हुई दाल रोटी पूरे फर्श पर बिखर गई थी। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन नैना ने बिना किसी रहम के चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मना किया था ना कि इस गंदे हुलिये में मेरे सामने मत आना। तमाशा बना दिया मेरी इज्जत का। तभी पार्टी हॉल से उस पूरे मेडिकल ग्रुप के चीफ डायरेक्टर मिस्टर आर.के. शर्मा बाहर आए। उन्होंने जैसे ही उस साधारण से युवक का चेहरा देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। डायरेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। वो कांपते हुए कदमों से उस युवक की तरफ बढ़े और घुटनों के बल बैठने ही वाले थे कि उस युवक ने चुपके से अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी। नहीं, अभी नहीं। डायरेक्टर वहीं के वहीं ठिठक गए। उनका गला सूख गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। इस कहानी की शुरुआत 5 साल पहले भोपाल के बड़े तालाब के पास एक छोटे से चाय के स्टॉल से हुई थी। उस दिन मौसम सुहाना था, लेकिन नैना कबीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। नैना ने कबीर का हाथ पकड़कर कहा था, कबीर, पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे नीट, एनईडी की कोचिंग और आगे एमबीबीएस की पढ़ाई करवा सके। मेरा डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। कबीर, जो दिखने में बेहद साधारण एक पुराना कुर्ता और सादा पैंट पहने हुए था, उसने नैना के आंसू पोंछे और कहा, नैना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारा ये कबीर जिंदा है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। मैं सब संभाल लूंगा। नैना को हमेशा यही लगा कि कबीर एक अनाथ मिडिल क्लास लड़का है जो छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा करता है। लेकिन सच तो यह था कि कबीर भोपाल के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और देश के सबसे बड़े मेडिकल चेन के मालिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इकलौता वारिस था। कबीर को दिखावे और घमंड की जिंदगी से नफरत थी। उसे एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए थी जो उससे निस्वार्थ प्यार करे, न कि उसकी दौलत से। इसलिए उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी और उसके पिता ने भी उसे अपनी मर्जी से जीने की छूट दी थी। शादी के बाद कबीर और नैना भोपाल के एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। कबीर ने दिन रात एक कर दिया। नैना को लगता था कि कबीर किसी फैक्ट्री में या डिलीवरी बॉय का काम करता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकलता और थकाहारा रात को आता। कबीर अपनी जेब से पैसे बचा बचाकर नैना की फीस भरता, उसके लिए महंगी मेडिकल की किताबें खरीदता। हर रात जब नैना पढ़ रही होती, कबीर चुपके से उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता और बिना कुछ कहे उसके पैर दबाने लगता। वो हमेशा कहता था कि जब नैना डॉक्टर बनेगी तो उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। नैना का सिलेक्शन हो गया और वो एमबीबीएस करने इंदौर चली गई। इन 5 सालों में कबीर हर महीने उसे पैसे भेजता रहा। खुद सूखी रोटी खाकर सो जाता, लेकिन नैना को कोई कमी नहीं होने दी। पढ़ाई पूरी होने के बाद कबीर ने अपनी पहचान का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्टर को गुप्त निर्देश देकर नैना को भोपाल के इसी सिग्मा हॉस्पिटल में जूनियर कंसल्टेंट की नौकरी दिलवा दी। लेकिन इन 5 सालों में नैना पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके साथ बड़े बड़े घरों के डॉक्टर्स उठते बैठते थे। एक दिन नैना के कुछ डॉक्टर दोस्त उसके घर आने वाले थे। कबीर ने बड़े चाव से रसोई में पनीर की सब्जी, कचौड़ियां और चाय बनाई। जैसे ही दोस्त आए, कबीर पसीने से लथपथ नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आया। नैना का अमीर और चालाक बैचमेट डॉक्टर सुमित उसे देखकर हंसते हुए बोला, अरे नैना, ये नया सर्वेंट रखा है क्या?
थोड़ा सलीका सिखाओ इसे, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। कबीर मुस्कुराकर जैसे ही बोलने वाला होता है, नैना बीच में ही उसकी बात काट देती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखती है। वो अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ, वो एक्चुअली ये सर्वेंट नहीं है, ये बस घर की देखरेख करते हैं, केयर टेकर समझ लो। कबीर के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। उसकी पत्नी, जिसके वजूद को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसे अपने दोस्तों के सामने पति कहने से कतरा रही थी। लेकिन कबीर चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सुमित असल में नैना की खूबसूरती और उसकी पोजीशन का फायदा उठाना चाहता था। वो नैना को धीरे धीरे कबीर के खिलाफ भड़काने लगा था। सुमित अकेले में कबीर के पास जाता और उसे ताना मारता, तुम जैसे अंगूठा छाप लोग बस रसोइया बनने के लायक हैं। नैना एक क्लास है और तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। जब कबीर इस बात पर कभी दुखी होता तो नैना उस पर चिल्ला पड़ती, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, अंगूठा छाप हो। हम सारे डॉक्टर्स में ऐसा उठना बैठना आम बात है, तुम्हारी सोच छोटी है। कबीर सब सहता रहा, क्योंकि वो नैना से बेहद प्यार करता था। कभी कभी नैना उसे खुश करने के लिए महंगे गिफ्ट्स लाकर दे देती। उसे लगता कि कबीर उसके पैसों का भूखा है, लेकिन कबीर उन गिफ्ट्स को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। इसी सिलसिले में आज रात कबीर नैना के लिए टिफिन लेकर आया था, क्योंकि नैना ने सुबह गुस्सा किया था कि उसे हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं है। कबीर को नहीं पता था कि अंदर पार्टी चल रही है। जब अटेंडेंट ने अंदर जाकर नैना से कहा कि मैम, बाहर कोई फटीचर आदमी आया है जो खुद को आपका पति बता रहा है, तो सुमित सबके सामने हंस पड़ा। क्या नैना, तुम्हारा केयरटेकर अब पति बन गया? इसी गुस्से और अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए नैना बाहर आई थी और उसने कबीर को थप्पड़ मार दिया था। वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि कबीर उसका पति नहीं, बल्कि कोई अदना सा नौकर है। कबीर ने चुपचाप फर्श से बिखरी हुई रोटियां और टिफिन समेटा। उसकी आंखों से गिरा एक आंसू फर्श की धूल में मिल गया। उसने नैना को देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरा खालीपन था। वो भारी कदमों से हॉस्पिटल से बाहर चला गया। उसी रात देर गए हॉस्पिटल के डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने कांपते हाथों से कबीर को फोन मिलाया। डायरेक्टर ने डरते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैडम आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है। अगर आप कहें तो मैं अभी डॉक्टर नैना और डॉक्टर सुमित को सस्पेंड करके ब्लैकलिस्ट कर दूं। पूरी मेडिकल काउंसिल में उनका करियर बर्बाद हो जाएगा सर। फोन के दूसरी तरफ से कबीर की शांत लेकिन भारी आवाज आई, नहीं शर्मा जी, अभी कुछ मत कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि जो नैना कभी एक साधारण जिंदगी का सपना देखती थी, वो इस घमंड के अंधेरे में और कितना नीचे गिर सकती है। उसे अपनी काबिलियत पर नाज है, उसे उड़ने दीजिए। जब वो गिरेगी तो दर्द उसे खुद ब खुद सच सिखा देगा। हॉस्पिटल के उस दर्दनाक वाकये को बीते कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन नैना के व्यवहार में नरमी आने के बजाय कड़वाहट और बढ़ चुकी थी। अब वो खुलकर डॉक्टर सुमित के साथ घूमने फिरने लगी थी। कबीर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो शांत था। उसे इंतजार था कि शायद नैना के भीतर सोई हुई वो पुरानी मासूम लड़की कभी तो वापस जागेगी। एक शाम कबीर घर के बरामदे में बेहद मायूस और उदास बैठा था। आसमान में काले बादल छाए थे और कबीर के दिल में भी गहरा सन्नाटा था। उसी वक्त नैना घर के अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक महंगा हैंडबैग था और चेहरे पर अजब सी बेरुखी। कबीर ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन नैना ने बिना एक शब्द बोले अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और कबीर के मुंह पर फेंक दिए। सफेद पन्ने हवा में लहराते हुए कबीर के पैरों के पास गिरे। कबीर ने चौंक कर देखा। उन कागजात पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डिवोर्स पेपर्स, तलाक के कागज। कबीर ने कांपते हाथों से उन पेपर्स को उठाया और नैना की तरफ देखा। नैना ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए रूखे स्वर में कहा, इस पर साइन कर दो कबीर। अब हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है।
कहाँ मैं शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर और कहाँ तुम एक अनपढ़ बेरोजगार इंसान। सुमित ने मुझे समझाया है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी लाइफ और अपना स्टेटस दोनों बर्बाद कर रही हूं। अब मैं और घुट घुट कर नहीं जी सकती। कबीर के दिल का जो आखिरी कोना उम्मीद के सहारे टिका था वो भी ढह गया। उसने अपनी भर आई आंखों को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसने बहुत शांत आवाज में पूछा, नैना, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों और ऐशो आराम के लिए तुम्हारे साथ हूं? नैना ने हंसते हुए ताना मारा, और नहीं तो क्या। तुम जैसे लोगों को जब किसी ऊंचे ओहदे वाले इंसान का सहारा मिल जाता है तो तुम परजीवी की तरह उसी से चिपक जाते हो। लेकिन अब बहुत हुआ। मैंने इस घर को छोड़ दिया है। मैं सुमित के फ्लैट पर शिफ्ट हो रही हूं। पेपर्स पर साइन करके वकील को दे देना। इतना कहकर नैना मुड़ी और अपना सामान समेटकर कबीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। कबीर कमरे में अकेला रह गया। उसने अपनी जेब से पेन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना देर किए तलाक के कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। उसकी आंखों से गिरा एक आंसू सीधे उसके साइन के ऊपर पड़ा और स्याही फैल गई। कबीर ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, तुमने सिर्फ मेरे रिश्ते को नहीं ठुकराया नैना, तुमने उस इंसान के वजूद को ठुकराया है जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद सिग्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के बीच एक हड़कंप मच गया। पूरे स्टाफ में अजीब सी बेचैनी और तनाव का माहौल था। हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा सर्कुलर जारी हुआ था। सर्कुलर में लिखा था कि इस पूरे मेडिकल ग्रुप और देश भर में फैली इसकी सभी फ्रेंचाइजी के असली मालिक और चेयरमैन, जो अब तक विदेश में थे, वो अचानक आज दोपहर इस मुख्य ब्रांच का दौरा, सरप्राइज विजिट करने आ रहे हैं। इस मीटिंग में हॉस्पिटल के भविष्य और कुछ डॉक्टर्स के प्रमोशन और सस्पेंशन को लेकर बेहद कड़े फैसले लिए जाने थे। हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। डॉक्टर नैना और डॉक्टर सुमित भी बिल्कुल आगे की कतार में खड़े थे। सुमित के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने नैना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, नैना, आज चेयरमैन आ रहे हैं। मैंने डायरेक्टर साहब से बात कर ली है। आज मेरा प्रमोशन तय है और उसके बाद हम अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर देंगे। उस फटीचर कबीर से पीछा छूटने की खुशी में आज रात हम बड़ी पार्टी करेंगे। नैना मुस्कुराई। उसे भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन आ गया है। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल की लॉबी में भारी बूट्स की आवाज गूंजी। 2 बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स ने हॉल का आलीशान कांच का दरवाजा खोला। चीफ डायरेक्टर आर.के. शर्मा और अस्पताल के अन्य सीनियर अधिकारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए कतार में खड़े हो गए। तनाव इतना था कि हॉल में खड़े हर डॉक्टर की सांसें थमी हुई थी। तभी एक लंबा, रोबीला शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने बेहद कीमती, कस्टमाइज 3-piece सूट पहना हुआ था। आंखों पर ब्रांडेड चश्मा था और उसकी कलाई पर चमकती हुई रोलेक्स घड़ी उसकी रईसी बयां कर रही थी। उसका पूरा ऑरा ऐसा था कि अच्छे अच्छे रईस भी उसके सामने घुटने टेक दें। जैसे ही उस शख्स ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया, डॉक्टर नैना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया गया हो। उसके बगल में खड़ा डॉक्टर सुमित भी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह आलीशान सूट पहने पूरे अस्पताल का मालिक बनकर खड़ा शख्स कोई और नहीं, बल्कि नैना का वही बेरोजगार और अनपढ़ पति कबीर था। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नैना को लगा कि शायद वो कोई भयानक सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन सामने सूट बूट में कड़ा वही इंसान था जिसे उसने 4 दिन पहले घर से निकाला था। तभी डॉक्टर सुमित ने अपने घमंड को समेटते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ा। अरे नैना, देखो तो जरा, तुम्हारा ये नौकर यहां क्या तमाशा कर रहा है। किसी बड़े आदमी का सूट चुराकर सीधे चेयरमैन की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है। सुमित की बात सुनकर नैना के भीतर का डर भी गुस्से में बदल गया। वह आगे बढ़ी और कबीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई।
उसने चिल्लाते हुए कहा, कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अंदर आने की? ये कोई तुम्हारा मोहल्ला नहीं है। तुम जैसे फटीचर इंसान की यहां क्या औकात? ये कीमती कपड़े पहन लेने से कोई चोर राजा नहीं बन जाता। डायरेक्टर साहब, देखिए इस इंसान को। ये सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसाया है। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालिए। कबीर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई शिकवा, बस एक शांत और गहरी मुस्कान थी। उसने सुमित और नैना को देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, थोड़ी देर रुक जाओ नैना, मुझे यहां आने का बाकायदा आमंत्रण मिला है। बस चंद मिनट और, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। नैना ने कबीर की बात पर थूकते हुए कहा, आमंत्रण? तुम्हें अपनी औकात देखी है कभी? तुम हमारे अस्पताल की धूल के बराबर भी नहीं हो। खामोश। डॉक्टर नैना, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। तभी पीछे से चीफ डायरेक्टर आर.के. शर्मा की गरजती हुई आवाज गूंजी। डायरेक्टर शर्मा तेज कदमों से आगे बढ़े और उन्होंने जो किया उसे देखकर हॉल में मौजूद 100 से ज्यादा डॉक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। डायरेक्टर शर्मा ने पूरे स्टाफ के सामने कबीर के आगे हाथ जोड़े, बेहद अदब से अपना सिर झुकाया और कबीर के पैर छू लिए। डायरेक्टर ने माइक हाथ में लिया और कांपती हुई लेकिन बुलंद आवाज में कहा, पूरा स्टाफ ध्यान से सुने। आप जिनके सामने खड़े हैं वो कोई बाहरी इंसान नहीं है। ये हैं इस देश के सबसे बड़े मेडिकल ग्रुप, सिग्मा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के इकलौते वारिस, हमारे असली मालिक और चेयरमैन मिस्टर कबीर उपाध्याय। इस पूरे शहर, इस पूरे राज्य के अस्पताल इनकी उंगलियों के इशारे पर चलते हैं। डायरेक्टर की ये घोषणा बिजली बनकर नैना के सिर पर गिरी। उसके कानों में जैसे सायरन बजने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और जो सुमित अब तक सीना तानकर खड़ा था, उसके घुटने कांपने लगे। डायरेक्टर शर्मा ने नैना और सुमित की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, डॉक्टर नैना, जिस इंसान को तुमने चंद रोज पहले इसी अस्पताल के गलियारे में थप्पड़ मारा था, जिसे तुमने हमेशा एक अनपढ़ और फटीचर नौकर समझा, असल में वही वो फरिश्ता है जिसके एक इशारे पर तुम्हें बिना किसी कड़े इंटरव्यू के इस बड़े अस्पताल में नौकरी मिली थी। तुम्हारी पढ़ाई का एक एक रुपया, तुम्हारी महंगी किताबें, इस इंसान ने अपनी पहचान छुपाकर दिन रात मजदूरी जैसी मेहनत करके खरीदी थी। ये तुम्हारे पैसों पर नहीं, तुम इसके रहम व कर्म पर जी रही थी। नैना के दिमाग में अतीत की सारी तस्वीरें एक एक करके घूमने लगी। कबीर का रात रात भर जागना, उसके पैरों को सहलाना, खुद सूखी रोटी खाना और उसे इंदौर पैसे भेजना। वह कबीर की रईसी के पैसों पर नहीं, बल्कि कबीर के उस निस्वार्थ प्यार के साए में पल रही थी, जिसे उसने लात मार दी थी। नैना के पैरों तले से मानो जमीन पूरी तरह खिसक गई। वो बुरी तरह हांफने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसने रेंगते हुए कबीर के पैरों को पकड़ लिया। नैना फूट फूट कर रोते हुए बोली, कबीर, मुझे माफ कर दो कबीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस सुमित के बहकावे में आ गई थी। मैं अंधी हो गई थी कबीर। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी वही पुरानी नैना बन जाऊंगी। मुझे इस अस्पताल से मत निकालना कबीर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। कबीर ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उसने नैना के हाथ को अपने जूतों से अलग किया। कबीर ने नीचे झुककर नैना को देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं बचा था। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, डॉक्टर नैना, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। तुम इस अस्पताल में काम करती रहोगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हें लगेगा कि मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच का आईना दिखाना चाहता हूं। कबीर ने सीधे खड़े होकर पूरे हॉल के सामने कहा, तुम जैसे लोग बेहद छोटे होते हैं नैना, और हमेशा छोटे ही रहेंगे। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम इंसान की कीमत उसकी सच्चाई और उसके दिल से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों
और धन दौलत से करती हो। तुमने उस कबीर को ठुकराया जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी माना, और उस सुमित का हाथ थामा जो सिर्फ तुम्हारी पोजीशन का भूखा था। कबीर ने अपनी जेब से वही डिवोर्स पेपर्स निकाले जिन पर उसने दस्तखत कर दिए थे। उसने वो पेपर्स नैना के सामने फेंक दिए। कबीर ने आखिरी बार नैना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सजा यही है नैना, कि तुम जिंदगी भर इसी अस्पताल में एक मामूली डॉक्टर बनकर काम करोगी और हर रोज हर पल मुझे इस ऊंचे मुकाम पर देखकर अपनी उस गलती पर खून के आंसू रोओगी जो तुमने अहंकार में आकर की थी। तुमने कबीर को खोया है और अब कबीर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर कबीर मुड़ा। डायरेक्टर शर्मा और बॉडीगार्ड्स उसके पीछे चल दिए। कबीर अपने रुतबे और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ गया और नैना फर्श पर बैठी बिखरे हुए कागजों के बीच अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती रह गई। सुमित सिर झुकाए कोने में खड़ा अपनी नौकरी बचाने की भीख मांग रहा था। अंततः अहंकार की हार हुई और निस्वार्थ प्रेम ने अपना न्याय पा लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार व समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियां लगातार लेकर आते रहें। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर कमेंट और हर समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।